Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPF4 2025 examination, wherein we'll be doing 10 MCQs a day and as part of which आज हम लोग करने वाले हैं लेबर लॉस ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926. नाउ ये अभ्यास सीरीज की तरफ से हम लोग कर रहे हैं एंड वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. सी अगर आप लोग यूपीएससी EPF4 एग्जामिनेशन बीट APFC पोस्ट या फिर आप लोग EO और या AO देख लीजिए, दोनों में भी लेबर लॉस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं. आपके 120 क्वेश्चंस में से 15 प्लस क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली. एंड मोर ओवर अगर आप बहुत सही से बेसिक्स भी सही से पढ़ के थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो 10 प्लस क्वेश्चंस निकालना बहुत आसान है. विद दिस यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ हाई वेटेज एसोसिएटेड विथ इट एंड हाई इंपॉर्टेंस एसोसिएटेड विद दिस टॉपिक. सो ये सीरीज जो हम लोग लाए हैं उसमें हम लोग एक सेशन में एक ही लेबर लॉ या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन का एक छोटा सा टॉपिक लेंगे जिसमें हम लोग 10 MCQs करेंगे, जिससे आपका जो रिवीजन है वो भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा. एंड आई रियली होप दैट यू यूटिलाइज दिस सेशन effectively for your exam preparation because we are expecting the notification of UPSC EPF4 2025 very soon. ठीक है, with this introduction let me start today's session. So Trade Unions Act, as I've said, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता गया वैसे वैसे थोड़ा सा एक एकता भी बढ़ती गई among the workers. That led to the formation of a group of people like unions. तो उसमें एक लीगैलिटी लाने के लिए उनको एक सही से एक लीगैलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद दिस ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस ऑफ वर्कर्स अंडर द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 इज, मतलब रजिस्ट्रेशन करना ट्रेड यूनियंस के लिए कंपलसरी है या ऑप्शनल है, या फिर अगर नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए है तो वहाँ ऑप्शनल है या फिर कंपलसरी है. सी इफ़ यू लुक एट द ट्रेड यूनियंस एक्ट, जहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन का आता है अंडर पर्टिकुलर सेक्शन एज पर इट्स प्रोविजंस, कहीं पे भी ये नहीं लिखा है रजिस्ट्रेशंस आर मस्ट. उन्होंने यही लिखा है ट्रेड यूनियंस मे रजिस्टर देमसेल्व्स अंडर दिस एक्ट. कहीं पे भी दे हैवंट मेंशन ट्रेड यूनियंस मस्ट रजिस्टर. सो हियर दिस इज एन ऑप्शनल वन. सो ट्रेड यूनियंस अपने आप को रजिस्टर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो अपने हिसाब से है. ठीक है. Now moving on to our next question. Suppose there are 5 trade unions, namely A, B, C, D and E, functioning in an establishment currently employing 1100 workmen. Yes, ये भी एक है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितने भी ट्रेड यूनियंस हो सकते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए. बेस्ड ऑन द नंबर, बहुत ज़्यादा है तो वेरीड थोड़ा सा सोचने वाले भी होंगे, राइट. सो अकॉर्डिंगली हो सकता है, नो डाउट इन दैट. सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में 1100 वर्कमैन हैं एंड इसमें 1 2 3 4 5 A B C D E करके 5 यूनियंस है. नाउ द मेंबरशिप स्ट्रेंथ ऑल्सो दे हैव गिवन, यूनियन A का 100 है, B का 370 है, C का 110 है, D का 275 है, E का 80 है. नाउ बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मेंबरशिप विच ऑफ द अबव द यूनियंस कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926. इफ यू लुक एट द प्रोविजंस ऑफ द ट्रेड यूनियंस एक्ट, यहाँ पे अगर किसी यूनियन को रजिस्टर करवाना है तो मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए. सो यहाँ पे ऑब्वियसली उससे ज़्यादा है तो ऑल दीज यूनियंस आर एलिजिबल टू गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926. ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर. Moving on to the next question. As per the Trade Unions Act 1926, Registrar of the Trade Unions is appointed by which of the following? Now इनको रजिस्टर करना है ट्रेड यूनियन को तो किसी न किसी ऑफिशियल को अप्रोच करना पड़ेगा एंड दैट वुड बी नन अदर दैन द रजिस्ट्रार. नाउ इस रजिस्ट्रार को कौन अपॉइंट करेगा? इस रजिस्ट्रार को अपॉइंट करेगा, जैसे व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनी इंडस्ट्री, इसमें कई सारे ऐसे होते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, जैसे माइंस एंड ऑयल फील्ड्स है, डिफेंस है, ओके, ऐसी चीज़ें सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होते हैं. सो उसके एसोसिएटेड जो भी यूनियंस होंगे दे हैव टू लुक एट देयर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, दैट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट. अदर दैन दीज, जो फार्मा है, टेक्सटाइल से बाकी जो भी इंडस्ट्रीज है, उनके लिए होगा स्टेट गवर्नमेंट अपना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब उसके लिए जो भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने एंड ऑल दैट वुड बी डन बाय दैट स्टेट गवर्नमेंट. सो हियर इन दिस केस जो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस है दैट वुड बी अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. सो वो गवर्नमेंट एज पर द सेक्टर वो लेगा डिसीजन. ठीक है, सो हियर डी इज द करेक्ट आंसर.
Moving on to our next question. How much notice or how many days notice must the registrar provide to the trade union before withdrawing or cancelling its registration? ना कई बार ऐसा होता है कि ट्रेड यूनियन ने एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है एंड रजिस्ट्रार ने ड्यू डिलीजेंस के साथ उसको अप्रूव कर दिया, बट बाद में पता चला कि उन्होंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया है या फिर दे हैव हिडन सम इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा बेस्ड ऑन विच दे हैव प्रोक्योर्ड द रजिस्ट्रेशन फॉर द ट्रेड यूनियन. ठीक है, होता है ऐसा भी. इन दैट केस रजिस्ट्रार का हक बनता है कि ही कैन विथड्रॉ और कैंसिल द रजिस्ट्रेशन, लेकिन उसके लिए उनको एक चांस देना पड़ेगा ट्रेड यूनियन को अपनी सफाई देने के लिए, अपना एक्सप्लेनेशन देने के लिए, फॉर विच वो नोटिस दे सकते हैं विद इन 2 months. ओके, 2 months का वो नोटिस देके उसके बाद उसको विदड्रॉ या फिर कैंसिल कर सकते हैं उस यूनियन का ट्रेड रजिस्ट्रेशन. ठीक है. सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. If a registered trade union changes the address of its head office, within how many days must it notify the registrar in writing? Now कई बार ऐसा होता है ट्रेड यूनियन ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, सब कुछ हो गया है, रजिस्ट्रार ने भी अपने रजिस्टर में एंटर कर दिया है, ऑल डन सेट. ओके, ना वो ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन है. अब ये हो गया कि ट्रेड यूनियन का कुछ दिक्कत हो गई, दे हैड टू शिफ्ट देयर हेड ऑफिस. नाउ कम्युनिकेशन एड्रेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है विद द रजिस्ट्रार, क्योंकि कुछ भी होता है तो दे हैव टू इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार, एंड रजिस्ट्रार को कुछ इन्फॉर्मेशन भेजना है तो नोटिस या कुछ भी भेजना है तो दे हैव टू सेंड. सो एड्रेस इज मस्ट. नाउ यहाँ पे इन्होंने एड्रेस चेंज किया है. सो जब भी ऐसे कुछ एड्रेस चेंज होता है ट्रेड यूनियन का, विदिन 14 डेज वो रजिस्ट्रार को इन राइटिंग नोटिफाई करना पड़ेगा कि ये हमारा एड्रेस चेंज हो गया है, दिस इज द ओल्ड एड्रेस, दिस इज अ न्यू एड्रेस, एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दे हैव टू सबमिट इट टू द रजिस्ट्रार, सो दैट रजिस्ट्रार अपने जो रजिस्टर में जो डॉक्यूमेंट्स में है देयर ही कैन चेंज दैट एंड अपडेट द रिकॉर्ड्स. ठीक है. सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर. Moving on to our next question. As per the provisions of the Trade Unions Act, which of the following is not a permissible use of the general funds of the registered trade union? Now कोई भी ट्रेड यूनियन को कोई रजिस्टर कर दिया है, ठीक है ना, उसमें मेंबरशिप लेना है. ओके, मेंबरशिप लेना है तो कुछ मेंबरशिप फ़ी भी पे करना पड़ता है, एंड कई बार कुछ एक्स्ट्रा फंड्स भी वो मिलते रहते हैं उनको. ठीक है, कई बार बाहर से भी मिलते हैं, इंटरनली मेंबर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं ना, एक फंड की तरह, वेलफेयर फंड की तरह जनरल फंड दे मेंटेन, सो दैट उनका कुछ मीटिंग्स हुए हैं उसके खर्चे, या फिर सडनली वर्कर किसी मेंबर की डेथ हो गई तो उनके लिए, किसी वर्कर को कोई दिक्कत हुआ तो उनके लिए, या फिर कुछ ट्रेड यूनियन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लीगली वो कहीं पे कुछ केस किया है तो उसमें जो खर्चे होंगे वो, और यूनियन है तो डेफिनेटली ऑफिस बेरर्स भी होंगे. ओके, एक टीम यूनियन मेंबर्स में ही कुछ लोगों को सेलेक्ट करके एक ऑफिस बेरर्स सेट वो बनाते हैं, सो दैट दे लुक ओवर द वर्किंग ऑफ द यूनियन एंड ऑल दैट, कि किसी को तो सुपरवाइज करना पड़ेगा, उनके सैलरीज या अलावेंसेस एवरीथिंग वुड बी मेट थ्रू दिस ओनली. लेकिन इस फंड्स में से ट्रेड यूनियंस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंड नहीं कर सकती है. कई बार ऐसा होता है यूनियंस की आइडियोलॉजी किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ अलाइन होती है, नो डाउट, बट इन फंड्स में से वो वहाँ पे वो फंड्स नहीं दे सकते. सो हियर जो जनरल फंड्स है उसको दे कैन यूज़ फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड अलावेंसेस टू द ऑफिस बेयरर्स, दे कैन प्रोवाइड एजुकेशनल और फ्यूनरल बेनिफिट्स टू मेंबर्स और देयर डिपेंडेंट्स, दे कैन यूज़ दिस फंड्स फॉर लीगल प्रोसीडिंग्स टू प्रोटेक्ट द ट्रेड यूनियन राइट्स, बट नॉट फंडिंग ए पॉलिटिकल पार्टी अलाइंड विद द यूनियंस आइडियोलॉजी. Okay, so here C is the correct answer. Moving on to our next question. What is a minimum proportion of the office bearers in a registered trade union that must be actually engaged in the industry with which the trade union is connected? Now कई बार ऐसा होता है कि ट्रेड यूनियन बन गया है, अब मेंबर्स भी बन गए हैं, उसमें ऑफिस बेरर्स भी आ गए हैं. ठीक है, सो कई बार ये जो ऑफिस बेरर्स है यूनियन मेंबर्स होते हैं वो बाहर से भी होते हैं, मतलब नॉट एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्री. ठीक है, नाउ लेकिन एक चीज़ इनको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो ऑफिस बेरर्स है, बिकॉज दे आर रनिंग दिस ट्रेड यूनियन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्टर, उनको उस इंडस्ट्री का नॉलेज बहुत होना चाहिए. फॉर विच जब ट्रेड यूनियन एक्ट बना था तो जिन्होंने भी रिकमेंड किया एंड ऑल दैट, व्हाट दे हैव डन इज, जब भी ये ऑफिस बेरर्स होंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे, उसमें मिनिमम
half of them should be associated with the industry in which the trade union is connected. ओके कई बार ऐसा होता है कि जो बाहर से भी लोग इसमें ऑफिस बेरर्स की तरह बन सकते हैं, नो डाउट. ओके लेकिन they have to be actively engaged in the industry in which this trade union is connected. क्योंकि एक ट्रेड यूनियन एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के साथ ही होता है, एक एस्टेब्लिशमेंट के साथ. सो ऑब्वियसली वो एस्टेब्लिशमेंट किसी इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है, राइट. फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सो जो ऑफिस बेरर्स है उसमें हाफ, जितने भी मेंबर्स है उसमें हाफ ऑफ देम शुड हैव एटलीस्ट दे हैव टू बी एसोसिएटेड विद द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओनली. तभी वो ऑफिस बेरर्स का वो कंप्लीट होगा, मतलब वो फॉलो करना पड़ेगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. सो हियर सी इज द करेक्ट आंसर. Moving on to our next question. What is the minimum member approval required for a registered trade union to change its name? कई बार ट्रेड यूनियन का नाम एक रख देते हैं, उसके बाद लगता है अरे नहीं इसका कुछ और होना चाहिए, बेस्ड ऑन वेरियस रीजंस. हो सकता है कुछ एक्सपेंशन हुआ है उस यूनिट का, या फिर कुछ और हुआ है. सो बेस्ड ऑन दैट दे माइट want to change the trade union name, no doubt in that, कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए अप्रूवल चाहिए. मिनिमम मेंबर्स दे हैव टू अप्रूव. कितने मिनिमम मेंबर्स अप्रूव करेंगे तो दे कैन चेंज दिस नेम. सो हियर इफ एनी ट्रेड यूनियन वांट्स टू चेंज इट्स नेम, डेफिनेटली 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स अगर वो अप्रूव करेंगे, then they can go ahead with the change in the name, and accordingly जो भी prescribed format में again registrar को ही उनको notify करना पड़ेगा. So here C is the correct answer. Moving on to our next question. What is the minimum age requirement for membership in a registered trade union under the Trade Unions Act 1926? Now यहाँ पे okay वी सेट दैट कई जगह पे चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं है, लेकिन एडोलेसेंट्स कुछ इंडस्ट्रीज में अलाउड है. सो एडोलेसेंट्स कौन है? 15th to 18th ईयर तक हम लोग उनको एडोलेसेंट्स मानेंगे. 18th के बाद फिर वो एडल्ट हो जाएगा, ठीक है. नाउ सो यूनियन मेंबर्स तो फिर यूनियंस तो हर इंडस्ट्री में हो सकते हैं, राइट. अब हर इंडस्ट्री में है तो जो नॉन हैज़ार्डस है वहाँ पे तो एडोलेसेंट्स भी वर्क कर सकते हैं. सो ऑब्वियसली उनको भी एक मेंबरशिप का मौका मिलना चाहिए. सो फॉर विच मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर मेंबरशिप इन ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एज पर द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, उन्होंने इसको 15 ईयर्स रखा है, ठीक है. सो हियर ए इज द करेक्ट आंसर. Moving on to our next question. Under the Trade Unions Act, no court shall take cognizance of any offence. कोई भी कोर्ट किसी को पनिश करना है किसी offence के लिए, until and unless, yes, कब तक वो नहीं कर सकते? जब तक a complaint is made by or with prior sanction of the registrar within 6 months of the alleged offence. कोई भी offence हुआ है और अगर complaint खुद रजिस्ट्रार ने किया है या फिर रजिस्ट्रार से परमिशन लेके किसी relevant authority ने किया है, कब? Within 6 months of the offence, मतलब उससे ज़्यादा नहीं, उससे पहले ही उनको they can take it to the court, then the take can take a cognizance of the offence कि yes अभी इसमें हम लोग जो भी decision है that will be doing. Okay, so this is what it is. Now some of the important points or provisions of the Trade Unions Act इस questions में हमने discuss किया है. I really hope that you have liked this session. And before winding up the session, एक छोटा सा announcement है. See, currently EduTap is offering courses for those students, various students, कई सारे क्लास ऑफ स्टूडेंट्स है who are targeting UPSC, EPFO, APFC and EOR AO 2025 एग्जामिनेशन. नाउ मैं जब क्लासेस बोल रही हूँ तो किस तरह के क्लास ऑफ स्टूडेंट्स है? देखिए, कई बार ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो उनको लगता है कि मुझे हमें पूरा कंटेंट एक ही जगह पे चाहिए, हम इधर उधर जाना नहीं चाहते बिकॉज वी आर नॉविस, हमें बिल्कुल एक ही जगह पे चाहिए. तो उनके लिए मास्टर कोर्स द बेस्ट है, बिकॉज यहाँ पे all the subjects, all the topics associated with these examinations, you'll get the content in one place in the form of PDFs, live classes, videos, chapter quizzes, what not. You'll get everything including
आपका जो स्ट्रैटेजी सेशंस है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. एवरी वीक कुलदीप सर आपसे मिलेंगे एक्सक्लूसिवली and he'll take you through on how to prepare for this examination using all that content that has been provided to you. मतलब पूरा आपको बिल्कुल स्मूथ जर्नी हो जाएगा. ठीक है. नाउ एक और क्लास के बच्चे होते हैं जिनको लगता है कुछ सब्जेक्ट्स तो हम कर लेंगे लेकिन कुछ हमसे नहीं होता है. जैसे पॉलिटी हम लोग कर लेंगे, क्वांट्स कर लेंगे, रीजनिंग कर लेंगे, लेकिन लेबर लॉस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें हमें कोर्स चाहिए, कंटेंट चाहिए. तो वो इसमें स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स में set of subjects वो choose करके accordingly they can opt for the purchase. thereby वो अपने हिसाब से courses ले सकते हैं. ठीक है. now एक और set of class of students होंगे जिनको लगता है कि पूरा पूरा हमने खुद ही पढ़ लेंगे, या फिर उन्होंने ऑलरेडी कोचिंग यहीं पे लिया है, या फिर एक बार एग्ज़ाम भी दे दिया है प्रिपेयर होके, तो उनको एक कॉन्फिडेंस है हाँ हम ये कंटेंट से पढ़ लेंगे. लेकिन उनको कई सारे रियल लाइफ एग्जामिनेशन का फील चाहिए, मतलब लाइक मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज टाइप का, जिससे उनका एक प्रैक्टिस भी हो जाए, रिवीजन भी हो जाए और रियल एग्ज़ाम का फील भी आ जाए. सो टेस्ट सीरीज कोर्स उनके लिए द बेस्ट होगा. सो लाइक दिस नो डिफरेंट क्लास ऑफ स्टूडेंट्स के लिए अपने अपने हिसाब से वो ताकि पढ़े अच्छे से एंड वॉट एवर दैट दे हैव एम्ड एट वो अचीव करने के लिए एड्यूटैप ने ये सारे कोर्सेज अभी रन कर रही है. एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, लिंक्स भी मिल जाएंगे. यू कैन गो थ्रू दैट लिंक्स एंड आप उसके हिसाब से जो भी आपके डाउट्स है वो भी क्लैरिफाई करके देन यू कैन गो अहेड विद द परचेज. ओके. सो विद दिस लेट मी वाइंड अप दिस सेशन. थैंक यू वेरी मच. एंड बिफोर वाइंडिंग दिस अवे एक और छोटा सा अनाउंसमेंट है. हमने PYQs का एक बुकलेट हमने लॉन्च किया है. नॉट ओनली PYQs, a comprehensive guidebook, I should say. It's not PYQs, a comprehensive guidebook wherein you'll get everything related to this exam. मतलब ये एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, पिछले कई सालों से इसका किस तरह से कब एग्ज़ाम हो रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस हो रहे हैं, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, all this you will be getting in this comprehensive guidebook. ये आपको चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनको आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो दिल टेक यू थ्रू सम 2 or 3 steps आफ्टर विच यू कैन डाउनलोड दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइडबुक. इसमें आपको एवरीथिंग A to Z ऑफ UPSC EPFO एग्ज़ाम आपको मिल जाएगा. ओके. राइट फ्रॉम एलिजिबिलिटी टिल सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो आपको एक ही जगह पे एवरीथिंग यू वुड बी गेटिंग. सो आपके जितने भी FAQs है ऑल विल बी रिजॉल्व विद दिस. ओके. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट. सी यू ऑल सून विद द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू. बाय बाय.